हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, यानी कि 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आंसर के साथ पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 16 क्वेश्चन जो आप बताएंगे इनमें से हमें पढ़ना क्या है। देखिए, हम इसमें बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय प्रश्न दोनों को पढ़ेंगे। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो मेनली चैप्टर 3, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5 से होंगे, ठीक है। यानी कि 3 चैप्टर के क्वेश्चन को इस वीडियो में मैंने लिया है। तो अगर आप 12th में और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्नों को, उसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, जल के विद्युत अपघटन में बनी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात है। यानी कि जो जल के विद्युत अपघटन से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भारात्मक अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता है जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो आप लोग बता सकते हैं कि हाइड्रोजन का कितना होगा और ऑक्सीजन का कितना होगा। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन के 1। तो ऑप्शन नंबर 1 है 2:1, सेकंड है 8:1, थर्ड है 16:1 और फोर्थ है 1:4। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2:1। देखिए, आप लोग इसी से समझ सकते हैं हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, आगे मैंने 2 लिखा, ऑक्सीजन के 1 है, हमने 1 लिखा, ठीक है। तो 2:1 के अनुपात में होता है जल के विद्युत अपघटन में जो जल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है, ठीक है। ऐसे सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, CuSO4 को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता, क्यों? क्योंकि रीजन क्या है बताइए। फर्स्ट है कॉपर अपचयित हो जाता है, सेकंड है कॉपर Cu2+ अपचयित हो जाता है, थर्ड है Al अपचयित हो जाता है, Al का मतलब एल्यूमिनियम, ठीक है। फोर्थ है कॉपर सल्फेट का विघटन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड Cu2+ अपचयित हो जाता है। अगर आप CuSO4 को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखेंगे तो Cu2+ अपचयित हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि CuSO4 को एल्यूमिनियम की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि Cu2+ जो है वो अपचयित हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं। ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव है जो कि हमारे रासायनिक बलगत चैप्टर का है। क्वेश्चन है, एक प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है तो 99.9% अपक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। तो देखिए, इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का, जो कि होता है K = 2.303/T × log A/A-x, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ, बट यहाँ पर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए, आपको अर्ध आयुकाल दिया गया है, यानी कि T½ अर्ध आयुकाल को हम डिनोट करते हैं T½ से। तो हमें अर्ध समय दिया गया है 4 मिनट, ठीक है। आपको बताना 99.9% अपक्रिया कितने समय में पूर्ण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 है 16 मिनट, सेकंड है 18 मिनट, थर्ड है 32 मिनट और फोर्थ है 40 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ 40 मिनट, ठीक है। अगर एक प्रथम कोट की अपक्रिया का अर्ध समय 4 मिनट है तो 99.9% अपक्रिया लगभग 40 मिनट में पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना चौथा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रथम कोट की अपक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है। यानी कि जो प्रथम कोट की अपक्रिया होती है उसका 90% पूर्ण होने में समय कितना लगता है, ठीक है। फर्स्ट है अर्धायुकाल का लगभग 2.2 गुना। देखिए, अर्धायुकाल हमारा है T½ तो T½ जितना है उसका 2.2 गुना, या फिर अर्धायुकाल का 4.4 गुना, या फिर अर्धायुकाल का 3.3 गुना, या अर्धायुकाल का 1.1 गुना। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगभग अर्ध आयुकाल का 3.3 गुना लगता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन हमारा है कि अभिक्रिया A+2B दैट गिव्स आउट उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक RA और B का स्क्वायर द्वारा व्यक्त किया जाता है तो अभिक्रिया की कोटि है। देखिए, जो अभिक्रिया में आपका अभिकारक है वो ये है और +2B है। तो देखिए, आप लोग सिंपली यहीं से समझ सकते हैं कि जो A है इसका सिर्फ 1 मॉलिक्यूल है, जो B है इसका 2 मॉलिक्यूल है, 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो हमारा कितना आएगा 3। तो ये अभिक्रिया जो होगी वो तृतीय कोट की होगी। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं, यहाँ पर वेग जब निकाला गया तो A अकेला है, इसके पावर 1 ही है, B के पावर 2 है, तो उनके घातों का जो योग होगा वही अपक्रिया की कोट होगी। तो 2 और 1 3, ठीक है। या आप कह सकते हैं अभिकारक की सांद्रता,
जैसे ए की सांद्रता 1 है, बी की सांद्रता 2 है, तो ये आपका तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, यानी कि जो वेग स्थिरांक होता है उसका टेम्परेचर से क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि ताप हम बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है बढ़ेगा, सेकंड है घटेगा, थर्ड है अपरिवर्तित रहेगा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी आपके रासायनिक बलगत की चैप्टर का है। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, यानी कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है उसके वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सेकंड है सेकंड इनवर्स, थर्ड है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और फोर्थ है मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स। देखिए, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए जो आपके वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लेकिन प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। संपर्क विधि द्वारा H2SO4 का उत्पादन करने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, यानी कि संपर्क विधि द्वारा जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करते हैं तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक युक्त करते हैं, कौन सा कैटालिसिस। फर्स्ट है Al2O3 यानी कि एल्यूमिना, सेकंड है Cr2O3, थर्ड है V2O5, फोर्थ है MnO2। तो अगर आप लोग संपर्क विधि द्वारा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन करते हैं तो आपको V2O5 उत्प्रेरक यूज करना होगा। तो 8 का आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा ये 5वें चैप्टर का है। ठीक है, और 8वां क्वेश्चन भी हमारा 5वें चैप्टर का था, पृष्ठ रसायन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि औषधियाँ किस अवस्था में सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। जो हमारी औषधियाँ होती हैं, मेडिसिन, वो किस अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रभावी होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। फर्स्ट है कोलाइड, सेकंड है ठोस, थर्ड है विलयन, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, औषधियाँ जो होती हैं वो कोलाइडी अवस्था में सबसे सर्वाधिक प्रभावी होती है। ठीक है, समझ में आया। ठोस अवस्था में अगर आप उसे लेते हैं तो उसको रिएक्शन करने में समय लगेगा, लेकिन कोलाइडी अवस्था में लेते हैं तो वो जल्दी रिएक्शन करेगा। 10 नंबर हमारा है, कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि है। जो कोलाइड को प्योर करने की विधि कौन सी है इनमें से। फर्स्ट है पेप्टिकरण, सेकंड है स्कंदन, थर्ड है अपोहन, फोर्थ है ब्रेडिक की आर्क विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अपोहन। देखिए, कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि जो है वो अपोहन कहलाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा। अब देखिए, जो हम अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे ये हम चौथे चैप्टर से पढ़ेंगे, यानी कि रासायनिक बलगतकी से। क्वेश्चन क्या हमारा 11 नंबर, प्रथम कोट की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। यानी कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, वो क्या होती हैं आपको उदाहरण द्वारा समझाना है। देखिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया को समझना है तो उसका डेफिनेशन पहले समझिए। वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग जो है वो अभिकारक की केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती हो, वो प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, यही द्वितीय कोट की अभिक्रिया अगर होती तो वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल 2 अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है वो द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप समझिए कि जो प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी उसका वेग जो होगा वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, अभी देखिए इसका उदाहरण समझिए, भी समझ में आ जाएगा। देखिए, एक अभिक्रिया यहाँ पर हम लेते हैं, वो अभिक्रिया है चीनी यानी कि C12H22O11। ठीक है, इसका हम क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, यानी कि H2O। ठीक है, H2O से इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो बनेगा क्या, इसके ऊपर क्या होगा H+ आयन और तन HCl या H2SO4। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रिएक्टेंट रहेगा, सॉरी उत्प्रेरक। आपका यहाँ पर बनेगा क्या, देखिए C12H22O11 है और H2O है, तो आपका बन जाएगा C6H12O6 और प्लस C6H12O6। ठीक है, तो जब आप चीनी, जिसे हम लोग सुक्रोज भी कहते हैं या आप इसे शक्कर कह सकते हैं, ठीक है, तो जब हम शक्कर का जल अपघटन कराते हैं तो हमारा प्राप्त होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। देखिए, दोनों का जो फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होगा, केमिकल स्ट्रक्चर, वो अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखिए ये ग्लूकोज है आपका, ये ग्लूकोज, और ये आपका है फ्रक्टोज। ठीक है, तो सिंपली आप लोग समझ सकते हैं कि जब शक्कर का जल अपघटन कराया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, और ये अभिक्रिया जो आपकी होगी ये प्रथम कोट की अभिक्रिया होगी। इतना समझ में आ गया, ये जो आपकी अभिक्रिया है ये प्रथम कोट की अभिक्रिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, सर
यहाँ पर हमारा C12H22 वो 11 है, तो इसका एक मॉलिक्यूल लिया गया है, H2O का भी एक मॉलिक्यूल, तो ये द्वितीय कोट की अपक्रिया होनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक रीजन है, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित अपक्रिया में केवल शक्कर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः यह प्रथम कोट की अपक्रिया है। यानी कि इसमें केवल शक्कर के जो अणु हैं उन्हीं की सांद्रता परिवर्तित होगी, तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वो केवल शक्कर पर डिपेंड करेगा, ठीक है, चीनी पर। तो जो इसकी कोटि होगी वो प्रथम कोट की होगी, इसके सांद्रता से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसकी सांद्रता इस अपक्रिया में परिवर्तित नहीं हो रही है, केवल शक्कर की सांद्रता परिवर्तित हो रही है, तो ये प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। तो सिर्फ आपको यही लेकर चलना है, यानी कि एक ही अभिकारक आपको यहाँ पर मानना है, ठीक है। तो समझ में आया कि निम्नलिखित अभिक्रिया में केवल शक्कर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः यह प्रथम कोट की अपक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये भी लगभग उसी तरह का क्वेश्चन है। आप लोगों को बताना है कि ये किस कोट की अपक्रिया है। देखिए कारण सहित बताइए कि निम्न रासायनिक अपक्रिया किस कोट की है, बताइए। ये आपका एस्टर CH3COO C2H5, इसका नाम है एस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर वहां पर हमने चीनी का जल अपघटन कराया था, यहाँ पर हम एस्टर का जल अपघटन करा रहे हैं। जल अपघटन का मतलब उसकी हम जल के साथ अपक्रिया करा रहे हैं, ठीक है। तो जब हम एस्टर का जल अपघटन कराते हैं तो हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है और एथिल अल्कोहल। ये एसिटिक अम्ल है, ये एथिल अल्कोहल। बट आपको बताना है कि ये किस कोट की अपक्रिया है। तो आपको पता है कि जो अपक्रिया की कोट है वो अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करती है। अभिकारक हमारा एस्टर है, ठीक है, और जल है, लेकिन यहाँ पर वही रूल लागू होगा। यहाँ पर जो एस्टर है सिर्फ इसी की सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः ये अपक्रिया जो होगी प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, तो आप लोग लिखिए कि उपरोक्त अपक्रिया, ठीक है, उपरोक्त, पहले रीजन लिख लीजिए, अभिक्रिया में एस्टर, ठीक है, एस्टर का मतलब जो ऊपर मैंने बताया CH3COO C2H5, ठीक है, का जल अपघटन हो रहा है, का जल अपघटन हाइड्रोलिसिस, ठीक है, जल अपघटन हो रहा है, चूंकि इस अभिक्रिया में केवल एस्टर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, कि सांद्रता परिवर्तित होती है, अतः यह प्रथम कोट की अपक्रिया है, ठीक है, अतः यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए सेम वही रूल है, यहां पर हो क्या रहा है, ऊपर यहां पर एस्टर का जल अपघटन कराया जा रहा है। अब चूंकि यहां इस अपक्रिया में केवल एस्टर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित हो रही है, अतः यह एक प्रथम कोट की अपक्रिया होगी। अगर हम इस अपक्रिया का वेग निकालें, ठीक है, वेग इक्वल टू, तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं कि के, ये वेग स्थिरांक है, ठीक है, CH3COO C2H5। तो जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, ना कि जल की, ठीक है। तो वेग के हिसाब से इसके ऊपर सिर्फ एक घात है, यानी कि ये प्रथम कोट की अपक्रिया होगी, ठीक है। तो यही आपको रीजन सहित बताना है कि जो उपरोक्त अपक्रिया है इसमें सिर्फ एस्टर का जल अपघटन हो रहा है और एस्टर के अणुओं की सांद्रता परिवर्तित होती है, इसीलिए यह एक प्रथम कोट की अपक्रिया है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा तभी आपके समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रथम कोट की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, इसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया हो रही है जिसके 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको अर्ध आयुकाल दिया गया है, ठीक है, अर्ध आयुकाल, और अर्ध आयुकाल को हम लोग डिनोट करते हैं टी हाफ से, ठीक है। टी हाफ हमें दिया गया है 50 सेकेंड, ठीक है, ये हमें इतना दिया गया। अब देखिए प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए आपको वेग स्थिरांक यहाँ पर निकालना है, तो वेग स्थिरांक को हम लोग के फी डिनोट करते हैं, के हमें निकालना है। तो प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। वेग स्थिरांक और टी हाफ में क्या संबंध होता है, सभी को पता है मैंने, के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ, ठीक है, अपान अर्धायुकाल लिख सकते हैं या टी हाफ, ठीक है। अब यहाँ पर हम टी हाफ की वैल्यू लिख देंगे, ये देखिए स्मॉल के है आपका, ठीक है, तो के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू हमें दी गई है 50 सेकेंड। अब 50 सेकेंड आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल है, ठीक है, अभी हम सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, चलिए इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए एक काम करते हैं, ठीक है। ऊपर हम 10 से गुणा कर देते हैं और नीचे भी 10 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, ऊपर 10 से गुणा होगा तो ये पॉइंट खसक कर 6 और 9 के बीच में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.932 अपान हो जाएगा 500, ठीक है। अब 500 को हम क्या लिख सकते हैं, सभी को पता है, बताइए। 500 को हम लिख सकते हैं 6.932 बटा 5 गुणे 10 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, 10 के पावर 2 का मतलब 100 और 100 का गुणा 5 से 500, ठीक है। तो अब आपका आ जाएगा के इक्वल टू, ये स्मॉल के है याद रखिएगा, 6.932 अपान 5 इंटू, देखिए 10 के पावर 2 है नीचे, ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 10 के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम कट कर देते हैं, 6.932 को 5 से कट करेंगे, यानी कि इसको हम कट करेंगे तो आपका फाइनली आ जाएगा 1.38, ठीक है, इंटू 10 के पावर -2 और वेग स्थिरांक का मात्रक होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकंड इनवर्स, और ये न्यूमेरिकल आपका हो चुका है सॉल्व, ठीक है। तो यही आपका आ जाएगा, इसके लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला जो ऊपर मैंने आपको बताया कि के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इजी भी है, ठीक है। देखिए द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडों में कौन अधिक अस्थायी है, दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं और द्रव विरोधी कोलाइड, इन दोनों में कौन अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है, दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। तो अस्थायी की अगर बात किया जाए तो द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है, अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है, अधिक अस्थायी होते हैं। आगे लिखिए द्रव स्नेही कोलाइड, स्नेही कोलाइड के उदाहरण, ठीक है। अब द्रव स्नेही कोलाइड के कुछ उदाहरण, तो आप लोगों से पहले क्वेश्चन किया जाता था कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में कौन अधिक स्थायी होते हैं, तो द्रव स्नेही कोलाइड अधिक स्थायी होते हैं। अब देखिए द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हो गया गोंद, ठीक है, उसके बाद में जिलेटिन, ये सब आपके होते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है, आदि। तो ये सब द्रव स्नेही कोलाइड है। अगर यहीं पर द्रव विरोधी कोलाइड की बात की जाए तो हेडिंग डालेंगे आप लोग द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है। इसमें आपको कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपका हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं FeOH का होल थ्राइस, OH का होल थ्राइस, ठीक है, ये आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है। और एक आप और लिख सकते हैं सॉल, जो सॉल होते हैं वो भी आपके द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। तो ये आपके एग्जांपल्स होंगे द्रव स्नेही कोलाइड तथा द्रव विरोधी कोलाइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। तो ये 15 नंबर क्वेश्चन है, ठोस एरोसॉल क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो ठोस एरोसॉल का मतलब सिंपल है, जब परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम गैस होता है तो उस कोलाइडी विलयन को ठोस एरोसॉल कहते हैं। यानी कि जब आपका जो प्रक्षिप्त प्रावस्था है वो ठोस हो, ठीक है, और परिक्षेपण माध्यम जो हो गैस हो, परिक्षेपण माध्यम का मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा हो, ठीक है, ठोस उसमें परिक्षिप्त रहे, परिक्षिप्त प्रावस्था का मतलब ये परिक्षेपण माध्यम में परिक्षिप्त होते हैं, ठीक है, छिपे हुए होते हैं, तो उस कोलाइडी विलयन को ठोस एरोसॉल कहते हैं। उदाहरण के लिए आप लोग लिख सकते हैं, जैसे आपका ठोस एरोसॉल में धुआं हो गया, ठीक है, धुआं आपका हो गया, धुआं आपका जो है वो क्या है, आपका ठोस एरोसॉल है। ज्वालामुखी का लावा हो गया, ज्वालामुखी
का लावा आदि। ठीक है, ये सब आपके ठोस एरोसॉल होते हैं। तो ठोस एरोसॉल के जो एग्जाम्पल है वो है धुआं, ज्वालामुखी का लावा आदि। ठीक है, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। धुआं में आपका जो है ठोस एरोसॉल ये है, क्योंकि जो आपका धुआं है, बहुत सारे आप लोग धुएं को ऐसे देखते होंगे तो सिर्फ आपको वो लगता है कि ये गैस है। ठीक है, लेकिन उसमें छोटे छोटे ठोस भी छिपे होते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था में, तो वो आपका जो है ठोस एरोसॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है धुएं में परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम लिखिए। तो अभी मैंने आपको बताया परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगा, इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था। ठीक है, और परिक्षेपण माध्यम आपको लिखना है, तो मैं दोनों बता देता हूं, परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, तो परिक्षिप्त प्रावस्था जो होगा मैंने क्या बताया, ठोस होगा, क्योंकि ठोस जो है छिपा हुआ होता है किसमें, गैस में, तो परिक्षेपण माध्यम आपका गैस होगा। तो गैस में ठोस छिपा होता है, तो ये आपका हो जाएगा धुएं में परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस तथा परिक्षेपण माध्यम गैस। तो ये थे आपके टॉप 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे। तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।